नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जगदलपुर से भुवनेश्वर जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में अब तक 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की वजह अभी तक हालांकि साफ नहीं हो पाई। जिस इलाके में आपको बता दें यह हादसा हुआ वो नक्सल प्रभावित है, इसलिए रेलवे साजिश से भी इनकार अभी नहीं कर रही है, क्योंकि 4 साल पहले भी इसी जगह पर रेल हादसा हो चुका है। रेलवे का कहना है कि रात 10:15 बजे यहां से मालगाड़ी गुजरी थी, तब उसके ड्राइवर ने ट्रैक की कोई शिकायत नहीं की थी। फिर 11:15 बजे पेट्रोलिंग वैन यहां से गुजरी और उसके ड्राइवर को भी सब कुछ सही लगा, लेकिन उसके 26 मिनट बाद जब हीराखंड एक्सप्रेस वहां से गुजरी तो ड्राइवर ने बताया कि ट्रेन में पहले झटका लगा और फिर ट्रेन पटरी से उतर गई। मृतक के परिजनों को रेलवे ने 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। रायगढ़ के डीएम पूनम गुहा ने कहा है कि रेल हादसे में अब तक 32 लोग मारे गए हैं और अब तक किसी की जो मृतक हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हीराखंड एक्सप्रेस के 6 बोगीज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा एवं विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में कल रात करीबन विलंबित रात 11:30 को डिरेल हो गए हैं। बहुत बुरी तरह से डिरेल हुए हैं और पूरे रात भर ऑपरेशन चला है, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। हम लोग रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पुलिस, मैजिस्ट्रेसी, फायर, सीआरपीएफ, बीएसएफ एज वेल एज सेवरल इंडस्ट्रीज, मेडिकल अथॉरिटीज, सब पूरा हम लोगों का फुल सपोर्ट रहा है। जो सरकार की लापरवाही की वजह से, सरकार की विफलता की वजह से हो रहा है, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को, रेलवे मंत्रालय को और प्रधानमंत्री मोदी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बुलेट ट्रेन आप लाने की बात कर रहे हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेन की लाइन है वो ही सुरक्षित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो आम लोग आज भी ट्रेन का सफर करते हैं और उनके जान को खतरा होता है, तो ये उचित नहीं और सही नहीं। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी। अनिल जी, 4 साल पहले भी इसी जगह पर जो हादसा हुआ था उसके बाद नक्सली जो साजिश की बात हो रही है, उसकी संभावना कितनी देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपका बुलेटिन सुन रहा था, आप कुछ प्रिलिमिनरी इनपुट बता रहे थे। देखिए, इस वक्त हमारा वैसे तो ध्यान सारा रिलीफ और रेस्क्यू पे रहता है, इस स्टेज पर प्राथमिकता वही रहती है जी। लेकिन इस वक्त जो प्रिलिमिनरी इनपुट्स आप बता रही हैं कि एक मालगाड़ी 2 घंटा पहले गुजरी थी, ठीक गुजरी, एक हमारी पेट्रोलियम ट्रॉली गुजरी, वो ठीक गुजरी, और इस ड्राइवर को कोई झटका महसूस हुआ। तो जब जांच का विषय होता है तो जांच में सभी संभावनाएं, सभी एंगल्स पे चर्चा होती है और उनको ध्यान में लिया जाता है। जो आप बात कर रही हैं वो भी, उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। कोई ट्रैक के साथ टेम्परिंग हुई हो, उस पीरियड में कोई बात ऐसी हुई हो, जैसा कि आप बता रही नक्सलाइट प्रभावित एरिया है, तो वो वाली संभावना को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते। वो भी एक शामिल है संभावनाओं में, और संभावनाओं के साथ, चाहे वो लापरवाही हो या ट्रैक की कोई इशू हो, कोई भी इशू हो सकता है। तो ये विस्तृत जांच के बाद ही सुनिश्चित हो पाएगा कि आखिर किस वजह से और किन परिस्थितियों में ये दुखद दुर्घटना हुई। अनिल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस वक्त प्राथमिकता ये है कि जो लोग वहां फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। अनिल जी, क्या जानकारी इस बाबत आप कुछ दे पाएंगे कि कितने लोग अभी फंसे हैं और कितना वक्त और लग सकता है उन्हें निकालने में? देखिए, इसमें 9 डिब्बे डिरेल हुए थे और जो 3 डिब्बे हैं वो ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए थे और उनका टिल्टिंग भी ज़्यादा हुई थी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कैप्साइज करना कहते हैं। बहुत डब्बा पिचक जाए और बहुत झुक जाए। तो ये तीनों डिब्बे जो थे, ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के 2 डिब्बे थे और एक पैसेंजर कम लगेज कोच था, वो भी ऑर्डिनरी क्लास का ही होता है। तो इसमें बहुत सारी संख्या में लोग भी होते हैं और अब धीरे धीरे इसमें एक बात आपको बता दूं लोगों को आपके माध्यम से, कि जो रेस्क्यू करने का काम होता है, एक तो डिब्बे को उठा के क्रेन से सीधा ऐसी खड़े नहीं कर देते, उसमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं। बहुत धीरे धीरे कोल्ड गैस कटिंग करते हैं, जो हॉट कटिंग से भी कोच नहीं काटा जा सकता।
तो वो धीरे धीरे प्रोसेस करना पड़ता है, भले ही पूरा अमला मौजूद हो, लेकिन वो अपनी गति से ही करना पड़ता है। एक एक आदमी जाता है, एक एक आदमी एक एक हाथ से जाता है, फिर निकालता है, कोल्ड गैस कटिंग करता है, इसमें समय लगता ही है। अभी इस वक्त ये है कि हमारे लगभग 3 कोच जो बहुत बुरी तरह डैमेज थे, वो उसमें से 2 कोच पूरी तरह से टैकल कर लिए गए हैं। आखिरी कोच हमारा अभी उसकी छानबीन जारी है, कोई पॉसिबल सर्वाइवर या उसके लिए। और हमारी क्रेन्स पहुंच गई हैं जो ट्रैफिक को रिस्टोर करने का काम भी प्रारंभ करेंगी, और उसके प्रिलिमिनरी काम उन्होंने प्रारंभ भी कर दिया है। तो अभी ग्राउंड जीरो पे स्थिति है कि ऑलमोस्ट हम अपना रेस्क्यू रिलीव वाला काम जो है समाप्त करने की तरफ हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट तक हम छानबीन ठीक से करते रहते हैं। एक यूनिट बराबर छानबीन करती रहती है कि कोई पॉसिबल सर्वाइवर ना हो। अनिल जी, आपसे वो आंकड़े जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अपने आंकड़े हैं कि कुछ लोग घायल हुए, कितने लोग वहां पर जो मरे हैं। आपके मुताबिक वो आंकड़े क्या हैं? देखिए, हम जब जानकारी देते हैं तो पूरी तरह वेरीफाइड करके ऑथेंटिक देने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, पहले डॉक्टर देखता है, फिर पोस्टमार्टम वाला आदमी देखता है, फिर एक सर्टिफिकेट जारी होता है पुलिस का भी, अस्पताल का भी, उसके बाद एक संख्या ऑथेंटिक निकल के आती है। अभी हमारे पास जो कंफर्मेशन है वो 27 डेथ का है, और घायलों की जहाँ तक बात है 40 लोग एडमिटेड हैं, वो करीब 15 लोगों को हमने डिस्चार्ज किया फर्स्ट एड के बाद। तो जो एडमिटेड लगे वो 40 ही हैं। और फिर कई बार कुछ लोग जो है फर्स्ट एड करा के चले जाते हैं, तुरंत स्पॉट से ही चले जाते हैं, कुछ स्पॉट में थोड़ी देर रहने के बाद जाते हैं, एक दो घंटे रुकने के बाद जाते हैं, कुछ तुरंत चले जाते हैं। तो इस सब वजह से वो फिगर जो है इंजरी वाली अलग अलग माध्यम से अलग अलग तरह से आती रहती है। लेकिन स्थिति है इस वक्त हमारे रायगुड़ा के अस्पताल में, विशाखापट्टनम में और पार्वती नगरम में, इन 3 अस्पतालों में कुल मिला के इस वक्त 40 लोग एडमिटेड हैं। तो ये स्थिति है ग्राउंड जीरो। अनिल जी बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी चंदन। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, साजिश की आशंका आप जता रहे हैं, आखिर वो क्या ग्राउंड है जिसके चलते आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि नक्सली प्रभावित इलाका जरूर है और 4 साल पहले ऐसा हुआ भी था, लेकिन इस पूरे दुर्घटना में कैसे कह सकते हैं कि नक्सली ये कुछ साजिश इस पे हो सकती है? ये जो इलाका है वाल्टेयर डिवीजन है इंडियन रेलवेज का, भारतीय रेल का वाल्टेयर डिवीजन। इसके वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 4 साल पहले भी इस इलाके में ऐसी घटना की गई थी। और ये जो पूरा इलाका है तिरुपति से पशुपति तक का, ये काफी बदनाम रहा है, कुख्यात रहा रेड कॉरिडोर के रूप में, नक्सलियों के आतंक के रूप में। इसलिए ये संभावना या आशंका जताई जा रही है कि ये भी नक्सली छेड़छाड़ हो सकती है। एक बड़ी बात यह है कि गुड्स ट्रेन गुजरने के बाद इसमें पेट्रोलिंग वैन जो होती है वो ट्रॉली गुजरी थी, उसे भी कोई झटका या ऐसी कोई चीज महसूस नहीं हुई कि ट्रैक में कोई फ्रैक्चर है या कोई उसमें जो है कमी है। लेकिन जब ये ट्रेन गुजरी जो हादसे का शिकार हुई हीराखंड एक्सप्रेस, इसके ड्राइवर ने जब ट्रेन हादसे का शिकार हो गई इसके बाद जानकारी दी कि इंजन में झटका महसूस हुआ, यानी कि थोड़े से वक्त में 15 से 20 मिनट के वक्त में हो सकता है, संभावना है। चूंकि ये नक्सल इलाका, सबसे बड़ी बात है कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का मौका है, तो ये आशंका जताई जा रही कि इस वजह से भी यहाँ पर कोई छेड़छाड़ हो सकती है। रेलवे के जो ऑफिशियल सूत्र हैं, जैसा हमारे साथ अनिल सक्सेना बने हुए, वो भी कह रहे हैं कि आधिकारिक तौर पे इस एंगल की भी जांच की जाएगी। जांच के बाद हालांकि स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वजह रही थी। लेकिन एक बात और बता दूं कि जाड़े में जिस तरह से ट्रेन में फ्रैक्चर होते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है जिसकी वजह से ट्रैक में कोई फ्रैक्चर हुआ हो। जी चंदन, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ अनिल सक्सेना जी जो रेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो लगातार बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे 3 जो बोगियां हैं वो क्षतिग्रस्त ज्यादा हुई हैं, और उसमें से एक बोगी अभी उसको वहां से लोगों को उनमें जो फंसे हैं उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। लगभग कितने लोग उसमें फंसे होंगे, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, वही सर्वाइवर्स को तो डिब्बे को जब थोड़ा सा सीधा करते हैं और कोल्ड कटिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तभी संख्या का आइडिया लग पाता है। ये रिजर्व क्लासेस नहीं हैं तो उसमें थोड़ा सा पूर्वानुमान करना मुश्किल होता है, लेकिन अब मेरे हिसाब से कम ही लोग अब वहाँ पर होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और अब हमारा दूसरा फोकस था जो हमारे इस ट्रेन के जो मुसाफिर हैं जो फंसे हुए हैं उनको भी वहाँ से निकालना था। तो हमने जो पीछे का 13 डिब्बों का पोर्शन जो प्रभावित नहीं हुआ था उसको लेके हम रायगढ़ लाए, रायगढ़ से फिर हमने उनको वाया संभलपुर भुवनेश्वर ले जा रहे हैं डाइवर्टेड रूट से, क्योंकि ये वाला तो ब्लॉक है सिंगापुर और विजयनगरम वाला। तो बाकी और ट्रेनों को भी हमको डाइवर्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि विशाखापट्टनम वाले को हम डाइवर्ट कर रहे हैं विजयवाड़ा नागपुर से,
और जो रायगुड़ा के ऊपर वाली जो ट्रेन है उस तरफ से आने वाली ट्रेन उनको हम रायपुर और नागपुर से डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ विशाखापट्टनम वाली ट्रेनों को हम खुर्दा रोड से भी डाइवर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारी ट्रेनों का ऑपरेशन की हम कोशिश कर रहे हैं मिनिमम इनकन्वीनियंस के साथ ट्रेनों का ऑपरेशन बनाए रखें, और साथ साथ हमारे ट्रैक रिहेबिलिटेशन का काम और ट्रैक को रिस्टोरेशन का काम वो भी हमने प्रारंभ कर दिया। हमारी क्रेन्स पहुंच गई हैं और धीरे धीरे वो काम भी हम अपने अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके की ये अब साजिश की बात आ रही है कि नक्सलियों की साजिश हो सकती है, इसके पीछे ये जांच का विषय है। प्राथमिकता इस बात की है कि जो लोग वहां फंसे हैं पहले उन्हें निकाला जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए।